वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रगति एजुकेशन 24 में। देखिए, जिस विज्ञप्ति का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, वो विज्ञप्ति आज 16 जनवरी 2023 को राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर द्वारा जारी कर दिया गया है। तो चलिए चलते हम बिना समय गवाए उस विज्ञप्ति की तरफ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको मिलती रहेगी नोटिफिकेशन इसी प्रकार की सबसे पहले। तो चलिए चलते हम विज्ञप्ति की तरफ। देखिए, ये विज्ञप्ति जारी हो चुका है। विज्ञप्ति भली बात आप लोगों ने रीड आउट कर लिया होगा। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा विज्ञप्ति जारी किया गया है और सूचना सहायक इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट सीधी भर्ती 2023। राजस्थान कंप्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 1992 एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें नियम 2014 के अंतर्गत सूचना सहायक के 2730 पदों पर, यानी कि नॉन टीएसपी के 2415 पद इसमें रहने वाले हैं और टीएसपी के 315 पद इसमें रहने वाले हैं। ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। ऑनलाइन आवेदन के लिए आप लोग rsms.rajasthan.gov.in या फिर अपने SSO पोर्टल पर, यानी कि sso.rajasthan.gov.in की वेबसाइट पर जाकर आप फिल कर सकते हैं, या फिर आप ई मित्र के द्वारा, कियोस्क के द्वारा, या फिर आपके जन सुविधा केंद्र CSC के द्वारा आप अप्लाई करवा सकते हैं। OTR आपका होना आवश्यक है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन अगर आपका SSO में है तो आप इजी गोइंग फॉर्म फिल कर पाएंगे। ये आप ध्यान रखिए। OTR कई बार RPSC द्वारा बताया गया है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें ताकि भविष्य में होने वाली भर्तियों में जब आप आवेदन करें तो उसमें भर्तियों में कोई भी करेक्शन ना रहे। आवेदन शुल्क की हम बात करें तो निर्धारित ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र CSC केंद्र के माध्यम से आप आवेदन फॉर्म फिल करवा सकते हैं। सामान्य श्रेणी में अगर आप आते हैं, क्रिमिनल श्रेणी के हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के हैं, तो आपको 450 रुपये इसमें आवेदन शुल्क देना रहेगा। अन्यथा अगर आप नॉन क्रिमिनल श्रेणी में हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, EWS कैटेगरी में आते हैं तो 350 रुपये आपका इसमें आवेदन शुल्क लगने वाला है। अगर आप SC/SC कैटेगरी के हैं तो आपको 250 रुपये और विशेष योग्यजन के लिए भी 250 रुपये इसमें आवेदन दिया जाना है। और देखिए, कार्मिक विभाग जो 2.5 लाख रुपए से कम है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के समान ही परीक्षा शुल्क है, तो उनका भी 250 रुपए इसमें रखने वाला है। पदों के वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो नॉन TSP के लिए 2415 पद दिए गए हैं जिनको कैटेगराइज किया गया है। सामान्य, SC, ST, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर और 12 जिले की जो शहरिया जनजाति है उनके लिए ये कैटेगराइज पद दिए गए हैं। आप आपकी सुविधा अनुसार आप जिस कैटेगरी में आते हैं वो आपका यहाँ पे चेक कर पाएंगे। देखिए, इसमें बैकलॉग के जो पद है वो भी इसमें ऐड किए गए हैं। तो ST के लगभग 152 पद इसमें ऐड किए गए हैं और 12 शहरिया जनजाति के 5 बैकलॉग पद जो रह गए थे उनको भी इसमें ले लिया गया है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए भी अलग से पद इसमें दिए गए हैं। और TSP क्षेत्र के मैं बात करूं तो 315 पद है, जिसमें सामान्य में 136 पद रहने वाले, जिसमें 39 महिलाओं के लिए, बाकी विधवा के लिए 16 है, 4 परित्यक्ता के लिए। इसी प्रकार से SC और ST के लिए पद सृजित किए गए हैं। अनुसूचित जाति के 5 और अनुसूचित जनजाति यानी ST के 85 जो बैकलॉग पद है उनको भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया है। इसी प्रकार से ओरिजेंटल रिजर्वेशन भी इसमें दिया गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए भी इसमें है रिजर्वेशन। आप एक बार देख लीजिएगा अगर आपने कहीं पे भी नेशनल लेवल पर आपने खेला है। दिव्यांगजनों के लिए जो प्रावधान है वो सभी वैकेंसी में जो होता है वही है, बार बार वही चीज़ मैं आपको नहीं बताऊंगा। वेतनमान की अगर बात कर लेते हैं तो देखिए, पे मैट्रिक्स लेवल 8 यानी कि न्यूनतम वेतनमान आपका 26,300 रुपये रहने वाला है, जो परिवीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेशानुसार देय होगा। पात्रता और शैक्षणिक योग्यता, देखिए सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन है आपका इसी के अंदर है कि क्या पात्रता है, कौन इसमें आवेदन कर पाएगा, कौन नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले एक ही लाइन में आप समझ जाएं कि ये जो वैकेंसी है ये कंप्यूटर स्नातक जो है उनके लिए है। यानी कि अदर खाली अगर आपने जैसे ग्रेजुएशन किया, BA, BCom, BSc या फिर और कोई जनरल ऐसा कोर्स किया जिसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस नहीं है, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो उसको थोड़ा सा हम विस्तृत से जानकारी ले लेते हैं। देखिए, आप भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर अभियांत्रिकी में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में या फिर कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार या सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक या उच्चतर डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। या फिर सरकार द्वारा मान्यता पर अगर आपने पॉलिटेक्निक किया है, वो भी कंप्यूटर एप्लीकेशन में किया है,
तो आप इसके लिए अप्लाई है कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। अगर आप किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक हैं और साथ में आपने भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से, किसी भी यूनिवर्सिटी से या फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर IT सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा या उसके समतुल्य है, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। ये जो लाइन है ये आपके काम की है, जो कंप्यूटर स्ट्रीम में ना होके किसी और स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन किया है। यानी कि अगर आपने BA किया है, आपने BCom किया है, आपने BSc किया है, BSc मीन्स आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिर मैथ्स में किया है, अगर उसके साथ आपने 1 ईयर का PGDCA कोर्स किया है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन 1 ईयर, या फिर किसी भी संस्था से आपने PGDCA कोर्स किया है जो भारत सरकार राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो आप इसके अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। यानी कि पूरी जो वैकेंसी है वो कंप्यूटर आधारित है, कंप्यूटर में जो ग्रेजुएट है उनको ही इसमें लिया जाएगा। अन्य कोई भी कमेंट करके ना पूछे कि सर मैंने BTech कर लिया है। अगर आपका BTech CS में ना है और किसी और में, तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपने ITI किया है, नहीं चलेगा। आपका कंप्यूटर ग्रेजुएशन होना जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। ग्रेजुएशन का मीन्स अगर आपने स्नातक BA करके आपने PGDCA कर लिया तो भी आप एलिजिबल है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब आपके पास 1 ईयर का ग्रेजुएशन कोर्स होना, 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स होना आपके पास आवश्यक है। और इसी के द्वारा देखिए आपने जो O लेवल वगैरह DOEX है वो भी है, अगर आप स्नातक के साथ अगर आपने वो किए तो भी आपका चल जाएगा। और ये अलग से कोर्स दिए हुए हैं। अगर व्यावसायिक कोर्स भी अगर आपके पास है स्नातक के बाद, है ना, स्नातक के बाद 1 ईयर का जो डिप्लोमा है वो अगर आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। हिंदी और इंग्लिश माध्यम में देखिए आपका जब रिटर्न एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आपको इसमें टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, इसलिए आपको हिंदी और इंग्लिश का ज्ञान भी होना चाहिए। और देखिए इस भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले, अगर आप अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले हैं किसी भी कोर्स को लेकर, जैसे BCA आप कर रहे हैं, BCA के अंतिम ईयर में अगर आप हैं तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे, बशर्ते कि आप जब सेकंड फेज का एग्जाम होता है उससे पहले आपको वो जो आपका क्वालिफिकेशन एग्जाम है BCA का वो क्लियर करना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। अंतिम वर्ष में जो अध्ययनरत है वो कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। राष्ट्रीयता आयु की बात करें तो मिनिमम 21 और मैक्सिमम 40 ईयर है, और इससे 1/1/2024 को आप 40 वर्ष से अधिक ना हो अगर है, और किसी छूट वाली कैटेगरी में अगर आप हैं तो आपको आयु सीमा में छूट मिल जाएगी। पेंशन आपको मिलने वाली है, नई पेंशन योजना जो है। विवाह पंजीयन आपके पास होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन 27 जनवरी 2023 से स्टार्ट होकर 25 फरवरी 2023 तक चलने वाले हैं। परीक्षा का आयोजन लगभग जुलाई 2023 के आसपास होने वाला है। तो और इसमें अगर हम एक्स्ट्रा बात करें, ऑनलाइन आवेदन में संशोधन आपको मिलने वाला है। संशोधन के आप कोई छोड़े नहीं, देखिए आप पहले से अगर आप फॉर्म सही से फिल करेंगे तो संशोधन करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। स्कीम की बात कर लेते हैं किस प्रकार से। देखिए सूचना सहायक के पदों पर सीधी भर्ती हो तो परीक्षा की स्कीम निम्नानुसार रहेगी। परीक्षा 2 भागों में होगी। केवल वे अभ्यर्थी जो परीक्षा के भाग फर्स्ट में अहिर्त होते हैं परीक्षा के सेकंड भाग में उपस्थित होने के लिए पात्र होंगे। ठीक है। परीक्षा के फर्स्ट भाग के लिए अनुज्ञात अंक और समय तथा परीक्षा के भाग में सेकंड के लिए अनुज्ञात जो समय सीमा है वो निम्नानुसार रहेगी। यानी कि पहला जो भाग है वो लिखित परीक्षा का होगा। इसमें देखिए योग्यता, प्रशिक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी, सामान्य जानकारी और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत इसमें पूछे जाएंगे। अधिकतम अंक इसमें 100 दिए गए हैं और 3 घंटे का समय। अधिकतम अंक है, ये क्वेश्चन नहीं है, ऐसा आप ना समझे कि इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आने वाले। 100 की जगह 150 भी आ सकते हैं, 200 भी आ सकते हैं, डिपेंड ऑन क्वेश्चन। ठीक है। ये अधिकतम अंक दिए है ना कि क्वेश्चन का नंबर है। ठीक है। और इसके बाद जब सेकंड एग्जाम होगा वो होगा आपका टाइपिंग टेस्ट। हिंदी और इंग्लिश का होगा 15-15 मिनट का। हालांकि इनके मार्क्स ऐड नहीं किए जाएंगे, इसमें लिखा है नीचे। टंकण गति प्रिसिजन में कोई भी अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे। और योग्यता सूची परीक्षा में भाग फर्स्ट में प्राप्त अंकों के आधार पर ही तैयार की जाएगी, किंतु केवल वे अभ्यर्थी जो टंकण गति परीक्षा में अर्हता प्राप्त करते हैं योग्यता सूची में सम्मिलित किए जाने के पात्र होंगे। ठीक है। यानी कि सेकंड जो पार्ट है उसमें आपको अंक नहीं दिए जाएंगे, आपका जो मेरिट है वो इसी के आधार पर बनने वाला है। परीक्षा का पाठ्यक्रम पूरा यहाँ दे दिया गया है, तो लगभग ये पाठ्यक्रम एक बार आप देख लें किस प्रकार से रहने वाला है। भाग सेकंड जो टंकण परीक्षण, केवल उन अभ्यर्थियों का कंप्यूटर मशीन पर हिंदी और अंग्रेजी भाषा में गति परीक्षण लिया जाएगा जो परीक्षा के भाग फर्स्ट में अहिर्त हुए हैं। यानी कि जो फर्स्ट पेपर आपने दिया है और उसमें आपने मिनिमम मार्क्स जो लेके आए हैं 40% जो मिनिमम रखा गया है वो आप लेके आए हैं, तो ही आप सेकंड पार्ट के लिए आप बुलाए जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। और
3 गुना इनकी लिस्ट बनाने वाले हैं। प्रश्न पत्र का स्तर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय की स्नातक परीक्षा जैसा होगा, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल का आपका पेपर यहाँ आने वाला है। प्रत्येक प्रश्न पत्र के विस्तार की संक्षिप्त रूपरेखा अभ्यर्थी के सामान्य मार्गदर्शन के लिए इस संसूची में बताएगी, यानी कि ऊपर आपको ये दे दिया गया है, इस प्रकार से आपको आपका स्टडी जारी रखना है। यदि किसी अभ्यर्थी को हस्तलेख सुपाठ्य नहीं है तो इस द्वारा प्राप्त कुल अंकों के कारण कुछ आपके नंबर काटे जा सकते हैं। राइटिंग अच्छी लिख लेना आप। परीक्षा में प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय प्रकार या वर्णनात्मक प्रकार या दोनों प्रकार के हो सकते हैं। वैसे ऑब्वियस बहुविकल्पीय आने वाले हैं। परीक्षा में के प्रश्न पत्रों के समस्त वर्णनात्मक शब्दों के समुचित मित्रता के साथ की गई सुव्यवस्थित प्रभावशाली, ये ठीक है। सूचना सहायक की परीक्षा में ऐसे अभ्यर्थी जो लिखित परीक्षा में कुल मिलाकर 40%, ठीक है, यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है 40% अंक आपको लेकर आने हैं लिखित परीक्षा में, तभी आपको इसमें एलिजिबल माना जाएगा। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए 36% अंक लाने अनिवार्य है। ये वेबसाइट भी दे रखी है। अच्छा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, ठीक है, ये आपके लिए इसमें बेनिफिट होने वाला है। तो लग जाइए अभी से तैयारी पर, आप लोग पहले से कर ही रहे होंगे क्योंकि आपको बेसब्री से इस विज्ञप्ति का इंतजार था। तो ये विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। आप सभी को प्रगति एजुकेशन 24 की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, बने रहिए आप हमारे साथ। लव यू ऑल।